नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शशिकला बनेगी तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भीम ऐप लाकर किया दलितों का सम्मान। राजनीतिक शिकार हुआ, करोड़ों की लागत से बना अस्पताल। फिरोजाबाद पहुंची मायावती ने जनसभा को किया संबोधित, कहा प्रधानमंत्री के सारे वायदे हैं हवा हवाई। छत्तीसगढ़ का जांजगीर जिला धान खरीदी में फिर से अव्वल, 8वीं बार कायम किया रिकॉर्ड। और छत्तीसगढ़ में लगातार टमाटर के गिरते मूल्य ने किसानों की तोड़ी कमर। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के CM ओ पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इसके साथ ही पार्टी की महासचिव शशिकला को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। पनीरसेल्वम के इस्तीफे के पेशकश के साथ ही शशिकला के अगले CM बनने का रास्ता साफ हो गया है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला पार्टी की महासचिव चुनी गई थी। तमिलनाडु में मोटे तौर पर शशिकला को ही जयललिता का राजनीतिक वारिस माना जा रहा है और अब वो राज्य की अगली CM बनने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रैली में दलित कार्ड खोलते हुए कहा कि उन्होंने भीम ऐप लाकर दलितों का सम्मान किया है, लेकिन कांग्रेस के राज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बीजेपी की आंधी चलने का दावा करते हुए कहा कि संसद में बीजेपी के और मजबूत हो जाने के डर से विरोधी उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है, न्याय। भाइयों बहनों, खास करके मेरे नौजवानों, मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे कारोबारी, मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहन, ये लड़ाई आपके न्याय के लिए लड़ाई है, ये आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है। कोई मुझे बताए, दिल्ली में केंद्र में हमारी सरकार बनी, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी। किसी को भी बद इरादे से किसी भी प्रकार की परेशानी किए बिना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, ये दिल्ली सरकार ने करके दिखाया। ये गरीब के पैसे लूटने का तरीका है कि नहीं है? हमने आधार और जनधन अकाउंट के द्वारा लोगों को सीधे पैसे देना शुरू किया। अलग अलग योजनाएं अभी तो शुरुआत की है,
लेकिन करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों बहनों, 40,000 करोड़ रुपया जो हर वर्ष सरकार की तिजोरी से ये चूहे आकर के चुपचाप खा जाते थे, वो 40,000 करोड़ रुपया बचा लिया। फिरोजाबाद में आज बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर तीखे हमले किए और कहा, मुलायम सिंह ने पुत्र मोह में शिवपाल यादव का अपमान किया है। शिवपाल यादव के खेमे के लोग ही इन्हें हराने का काम करेंगे। अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे। बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए आपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों में धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। आज रोहतास जिले के सासाराम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवनारायण सिंह यादव के निधन पर आयोजित श्राद्ध कार्य में भाग लिए। इसके साथ पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी थी। मुरादाबाद में इस दौरान श्रद्धांजलि सभा भी की गई, जिसको संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने वाले लोगों को ही जनता हमेशा सिर आंखों पर उठाकर रखती है। कि कोई को निराश नहीं करते थे, सबके दुख में सहाय रहते थे, गाइड करते थे, मार्गदर्शक थे। चाहे चुनाव का समय हो या कोई भी सवाल सासाराम में खड़ा होता था तो उनके पास जरूर लोग जाते थे और वो आदमी, वो व्यक्ति, वो हम लोग के आदर्श हम लोग के बीच में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना मैं करता। छत्तीसगढ़ के टमाटर नगरी कहलाने वाले पत्थल गांव में किसान अब टमाटर को उसी हाल में क्यों छोड़ दे रहे हैं? बाड़ी और टिकरा जमीन पर लगा टमाटर वहीं सड़ रहा है। किसान की कमाई का आज ये हाल है। गुस्से में किसान टमाटर को सड़क पर फेंक दे रहे हैं। बाड़ी की सुंदरता और व्यंजनों में स्वाद बदलने वाला टमाटर आज क्यों सड़कों पर वाहनों की पहिए तले या फिर पैरों तले कुचल रहा है? खून पसीना की कमाई व टमाटर के दाम में भारी गिरावट के बाद बेचारे किसानों ने टमाटर को बाड़ी में ही छोड़ दिया है। लुडेग, पंगसुआ, काडरो, बागबहार, पाकर गांव, चिकनीपाली का ये इलाका टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन आज टमाटर उत्पादक किसान खून के आंसू रो रहे हैं। वे सड़क पर टमाटर फेंकने को मजबूर हैं। अधिकांश किसान बैंकों से कर्ज लेकर टमाटर की खेती करते हैं, पर इस बार टमाटर का दाम इस कदर लुढ़का कि किसानों के चारों खाने चित पड़ गए हैं। अब उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि बैंक के कर्ज से मुक्त कैसे होंगे। व्यापारियों से भी किसानों ने टमाटर के भरोसे उधार लेकर कर्जदार हो चुके हैं। टमाटर को उचित दाम नहीं मिल पाने के कारण परेशान किसानों ने पिछले माह सड़क पर टमाटर फेंककर विरोध प्रदर्शन किए थे। इस घटना ने पूरा जशपुर जिला प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया था। क्या करेंगे सर, 80% क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 80% टमाटर का खेती होता है, लेकिन जब तोड़ते हैं तो सर तोड़े का भूत ही नहीं मिल रहा है। 100 रुपये मजदूरी, 150 रुपये मजदूरी, अब बेच रहे हैं 20 रुपया कांवर 40 किलो में। काम मजबूर हैं, क्या करेंगे और बहुत तकलीफ में है। कर्जा ले लेके काम किए हैं, खेती किए हैं। हमारे क्षेत्र में नगद खेती के रूप में सिर्फ टमाटर का ही फसल होता है, बाकी कोई दूसरा फसल नहीं हो पाता, तो टमाटर ही हम लोग लगाते हैं। और इस साल टमाटर का रेट इतना डाउन हो गया कि हम लोग का टमाटर रेट 50 पैसे किलो में भी कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। हम तोड़ करके बाज़ार में ले जाते हैं, तोड़ने का मजदूरी देते हैं और ले जाने का मजदूरी देते हैं, लेकिन वहाँ व्यापारी हमारे टमाटर को 50 पैसे किलो मांगता है। और नहीं, आखिर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस 50 पैसे किलो मिल लेता है, हम लोग को सड़क में फेंक करके आने, मजबूरी में सड़क में फेंक के आना पड़ता है। कमाई नहीं ना धमे पताल के टमाटर कर भरोसा में कर्जा उर्जा बैंक में ले गए हैं और कर्जा भी पड़ी से है तक किसे वही कि हम व्यापार हमार चलत रही सो तो पताले तो नहीं तक कर्जा पड़ी से है आते हैं वो लेबर मना ही का मना ही था। उनको क्या फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, क्या है ना, उनको टमाटर के अलावा दूसरी जो क्रॉप में उद्यान की फसलें वो लेना होगी,
क्योंकि ज़्यादा रकबे में कहीं भी कोई भी चीज़ होती है तो निश्चित रूप से उसका भाव गिरता है। INI के साथ जसपुर से अनामिका सोनी। जांजगीर चांपा जिले के तिलाई गांव में धरने पर बैठे क्रशर संचालकों का आरोप है कि NH49 के निर्माण में ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी में गिट्टी, मुरुम और रेत का उपयोग किया जा रहा है। इस भर्राशाही से उनका व्यवसाय सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, मगर प्रशासन मौन रहकर ठेकेदार की मनमानी को बढ़ावा दे रहा है। क्रशर व्यवसायियों ने आज NH49 पर चक्का जाम कर दिया और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जिले में दर्रीघाट से मसीनिया कला सक्ती तक राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है। इस मामले में अकलतला क्षेत्र के सभी 108 क्रशर संचालक लामबंद हो गए हैं। NH सड़क निर्माण में अनियमितता व रॉयल्टी की चोरी का आरोप लगाते हुए क्रशर व्यवसायियों ने 1 फरवरी से गिट्टी उत्पादन व बिक्री बंद कर दिया है। क्रशर संचालकों का आरोप है कि एक ओर शासन गुणवत्ता युक्त निर्माण का ढिंढोरा पीटता है, दूसरी ओर स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा कर ठेकेदार को अस्थायी अनुज्ञा जारी कर दिया गया है। इनके द्वारा मनमाने तरीके से गड्ढा खोदकर कहीं से भी मनमाना मिट्टी व मुरुम निकाला जा रहा है। इस पर NH व खनिज विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में हमने प्रशासन और खनिज विभाग को अवगत कराया है कि इनको रॉयल्टी बिना रॉयल्टी की गाड़ी जैसे दूसरे पट्टेदार की नहीं जा सकती, वैसी इनकी भी गाड़ी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कई 5 दिन से हम लोगों के विरोध के बावजूद लगातार गाड़ियां चल रही है और खनिज विभाग इस गाड़ी को रोक पाने में विफल है। जो क्षेत्रीय लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्रशर बंद होने की वजह से, हम प्रमुखता से जो बेरोजगारी क्षेत्रीय लोगों की हो जाएगी उस बात को हम प्रमुखता से यहाँ उठा रहे हैं, क्योंकि सारे क्रशर पिछले 5 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में क्रशर संचालक के साथ साथ क्रशर से जुड़े सभी क्षेत्रीय लोग बेरोजगार होने के कगार पर है। ये नेशनल हाईवे का रोड बन रहा है और अकलतरा लोकल के जो क्रशर व्यवसायी हैं उनका ये कहना है कि इनके द्वारा जो स्थापित किया गया है अपना क्रशर बिना रॉयल्टी के और रॉयल्टी चोरी करके गिट्टी डाल रहे हैं। इसी के चलते इन लोगों ने आंदोलन यहाँ पर किया है। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। ये मांग की गई है कि जो नेशनल हाईवे का जो वर्क है उसमें जो मटेरियल जा रहा है उसकी मतलब जांच की जाए। तो मेरे द्वारा जो है जांच कार्रवाई की जा रही है उसमें, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जांजगीर चांपा जिला धान उत्पादन के साथ धान खरीदी में एक बार फिर सिरमौर बना है। यह सिलसिला लगातार 8 सालों से जारी है। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रदेश में हुए धान खरीदी के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है। इस साल जिले में 70,48,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। जिला लगातार दूसरी बार जीरो शॉर्टेज की ओर भी अग्रसर है। जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर धान उत्पादन के साथ धान खरीदी में प्रदेश में पहले स्थान आ चुका है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में इस साल जिले में 70,48,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई। गौरतलब है कि जिले के 121 समितियों के 206 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 1,26,000 से अधिक किसानों से धान खरीदी की गई। धान खरीदी के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में लगभग 70,48,000 क्विंटल धान खरीदा गया। इसके साथ ही धान खरीदी में जिला एक बार फिर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। यह क्रम पिछले 8 वर्षों से लगातार जारी है। जिला लगातार धान उत्पादन में अग्रणी रहा है और इसकी ख्याति पूरे देश में है। अभी तक 206 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 70,48,684 क्विंटल 95 किलो की खरीदी की गई है। किसानों की संख्या 1,26,153 है। पिछले 2 वर्षों से जैसे यहाँ जीरो की स्थिति रही है, मुझको पूरी उम्मीद है कि इस साल भी हम 206 धान खरीदी केंद्रों में जीरो शॉर्टेज। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आज नारास रोपेट में आंध्र प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर कोडेला शिव प्रसाद के द्वारा खेलो इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से प्रतियोगी आए हुए हैं। नारास रोपेट के स्टेडियम में कबड्डी, खो-खो, विशु प्रतियोगिता आयोजित किया गया। 17 वर्ष से नीचे के लगभग 3,000 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।
बिहार के शेखपुरा सदर अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से संघर्ष कर रही नवविवाहिता नुजहत प्रवीण को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया है। पीड़िता सदर थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर मोहल्ले की निवासी है, जिसकी शादी 2014 में चेवाड़ा थाना क्षेत्र के कसाव टोला में सलाउद्दीन नामक युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही पीड़िता को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट कर रहे थे। पीड़िता की मां ने कहा कि पति समेत 4 लोगों ने मिलकर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया है। बराबर लड़ाई झगड़ा मारपीट तो बराबर इनके ससुराल में होता। ननद लोग बराबर मारती धारती थी, तो हम आगे जा कर के हम लोग केस मुकदमा किया था। तो फिर लड़की को ले जाकर कुछ दिन के बाद रखा बढ़िया से, फिर लड़ाई झगड़ा वही हर घड़ी पैसा मांग करते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, हम तो खुद खाने के लिए मरते हैं। इसको जला दिया जी। कोई भी नहीं जिसके ससुराल से आया। इनके पास 5 ननद है, कोई भी देखने नहीं अभी आए हैं। इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 दोनों बच्चा कहाँ हैं हम लोग को अभी कोई पता नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव के बागबहार थाना में शराब के नशे में धुत पति ने मामूली विवाद पर अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर दी। आरोपी नशे में इस कदर पागल हो गया था कि मरने के बाद भी घंटों पत्नी की पिटाई करता रहा। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। पत्थलगांव के बागबहार थाना के कोतबा चौकी क्षेत्र के ग्राम बुलडेगा कोड़ी पखना की है। देर रात आरोपी गुलाब चौहान शराब पीकर घर आया और अपनी पत्नी राजकुमारी चौहान से झगड़ने लगा। काफी देर तक दोनों में बहस होती रही, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को लाठी डंडे व पत्थर से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। जब पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई तो सुबह गुलाब चौहान पास के एक डॉक्टर के पास गया और उसे अपनी पत्नी के बीमार होने की जानकारी देते हुए उसके इलाज के लिए चलने को कहा, पर ग्रामीण को नशे में धुत देखकर डॉक्टर ने ग्रामीण के साथ जाने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुलाब चौहान काफी मात्रा में शराब का सेवन किया और अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया और वहां से वापस लाते समय वाद विवाद कर मृतिका के साथ काफी मारपीट किया था। उसको घसीट कर अपने घर ले आया था। घर लाने के बाद उसको कमरे में ऐसी छोड़ दिया था, उसका इलाज नहीं करवाया। जो सुबह उसकी हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलवाया गया, जो चिकित्सकों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री महमूद अली ने दिया मानवता का परिचय। तेलंगाना में अपने काफिले के दौरान संजीवनी एम्बुलेंस को अस्पताल जाने के लिए जगह दिया और सभी नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि आपातकालीन सेवा संजीवनी 108 ही नहीं बल्कि सभी एम्बुलेंसों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए सभी नागरिकों को मदद करनी चाहिए और स्वयं से पहले एम्बुलेंस के लिए जगह देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा नगरी कोरबा में ज्योति नंदन दुबे के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में कथा वाचन उत्तरकाशी उत्तराखंड से पधारे आचार्य डॉक्टर दुर्गेश के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं भगवान श्री राम कथा की कुछ झलकियां। पतित पावनी मां गंगा जो है भोले बाबा के मस्तक पर है। मैंने एक दिन कहा था कि गंगा इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र है। जितने भी अपावन लोग हैं, जितने भी अपवित्र लोग हैं, यदि मां गंगा का एक बार स्पर्श कर लेंगे वो लोग शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो गंगा जल से दूसरा कोई पवित्र नहीं है ब्रह्मांड में। तो शिव भगवान के मस्तक पर क्या रहता है? गंगा जल। सबसे पवित्र वस्तु भगवान मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान के शरीर पर चिता की राख रहती है और चिता की राख सबसे अपवित्र है। मैं कई बार कहता हूं कि विष्णु भगवान विश्वनाथ नहीं हो सकते। अरे विश्वनाथ तो वो है जो पवित्र और अपवित्र दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़े, वो है बाबा विश्वनाथ। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के घुटवे में 18 सितंबर 2014 को झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा 6 बेड का अस्पताल का शिलान्यास किया गया था, जो अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन यह राजनीतिक का शिकार बनकर रह गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों को कोसों दूर
बोकारो या धनबाद अपने इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल का उद्घाटन कब होगा, कौन बताए। उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, उस समय के जो विधायक थे, मंत्री थे, ये उनकी जवाबदेही है। उनकी सोच के आधार पर वो क्यों लाए हैं, और लाए तो उसका निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। यूपीए सरकार हॉस्पिटल बनाया है, अभी एनडीए का सरकार है। राजनीति में यही सब तो खेल चलता है। कोई दूसरे नेता का काम किया हुआ का सफल होने देगा नहीं, ये चल रहा है। बाटोल जी यदि समझदार होते तो ये हॉस्पिटल अब तक चालू हो गया होता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चलता है नेता लोगों में, जिसका खामियाजा जो है सो जनता भुगत रहा है। आज ये हॉस्पिटल यदि बन जाता तो जनता को कितना सुविधा होता है। यहाँ पर दूर दूर बोकारो चाहे धनबाद ले जाना पड़ता है लोगों को। बंदरबांट किस बात की? जब वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनता तब बंदरबांट की बात था। हॉस्पिटल तो बना है, बंदरबांट किस बात का? वो राजनीति कर रहा था, फिर समझाएगा लोग। जब हॉस्पिटल वहाँ बन गया है, जनता का चीज है, जनता का सोचना चाहिए, उसी में डॉक्टर लाना चाहिए। कहेगा हम बनाएंगे तब लाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। फतेहपुर प्रखंड के दर्जनों ग्रामीण झाविमो के नेतृत्व में दुमका स्थित बिजली बोर्ड के जीएम कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण पिछले 1 वर्ष से फतेहपुर प्रखंड में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण होना अधर में लटका हुआ है। ग्रामीण बिजली संकट से परेशान है, रात अंधेरे में काटनी पड़ती है। आए दिन बिजली नहीं होने के कारण लोगों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इस मामले में कई बार अधिकारियों को पहल करने को कहा, लेकिन अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम दुमका प्रमंडल को काट ले, आपका जीरो काट जोन बनाएंगे। दूसरे तरफ छोटे छोटे सब स्टेशन का जब तक व्यवस्था नहीं हो जाता है तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का स्लोगन कोरा साबित होता है। अभी भी विभागीय लचर व्यवस्था के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका। मामला है कि इन लोग चाहते हैं सब स्टेशन हो। सब स्टेशन में अभी तत्काल इन लोगों को जो हमारा एग्जिस्टिंग सब स्टेशन है उसमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी सफिशिएंट है जो इनके लोड को कैटर करे। उस दृष्टिकोण से वहां पर ट्रांसफार्मर पावर सबस्टेशन की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह शांति नगर स्थित एक कुएं में युवक का शव देखे जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान नितेश चंद्रवंशी के रूप में हुई है, जो शांति नगर का रहने वाला है। मृतक सरस्वती पूजा से ही घर से लापता था। मृतक के भाई के अनुसार उसके भाई को उसके ससुराल वालों ने हत्या कर कुएं में फेंक दिया। मृतक का भाई सुरेश ने बताया कि उसका छोटा भाई नितेश अपने पड़ोस की ही एक युवती से प्रेम विवाह गत 3 वर्ष पहले किया था। शादी से उसके ससुराल वालों में तनाव था और बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस को इस मामले में जानकारी मृतक के भाई द्वारा दी गई है। बार बार ये लोग घर में यही सोच रहे लफा चढ़ता, बार बार कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और फिर और उसके वही रात से भाई नहीं घर से मिल रहा और आज लाश पाया गया है। तो जो भी ऐसा काम किया उसका परिवार मिलकर ऐसा काम किया या जो भी किया है कड़ा से कड़ा कार्रवाई। इन दिनों शेखपुरा में चोरों का आतंक चरम सीमा पर है। आए दिन चोर शहर के दुकानों और घरों को निशाना बनाते रहते हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बीती रात चोरों ने शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक के समीप एक साथ 3 दुकानों को निशाना बनाकर नकदी सहित हजारों का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने राजू बाइक दुकान में चोरी कर लगभग 30,000 की पार्ट्स को चोरी कर लिया। वहीं चोरों ने पास के ही टुन्ना मियाँ के संगम मोबाइल दुकान से चोरों ने आईपॉड, साउंड बॉक्स, चिप सहित 7,000 नकदी चोरी कर ली है। साथ ही चोरों ने चंद्रमणि के चिकन शॉप तथा जावेद आलम के दुकानों में नकदी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली है। चोरों ने सभी दुकानों के खपरेल को हटाकर घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चांदनी चौक के समीप 24 घंटे पुलिस की चौकसी रहती है, फिर भी चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। वही दुकानदार ने बताया कि पहले भी एक बार चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर चोरी करने में असफल हो गए थे। आज चोरों ने हाथ साफ कर लिया और पुलिस को इसकी सूचना दिए घंटों बीत गया, लेकिन अभी तक कोई पुलिस देखने तक नहीं आया। आज सुबह जब फोन करके बुलाया गया था हमको, तो हम दुकान देखे तो सारा जो कैश था वो चोरी हो चुका था और जो सामान था मोबाइल का आईपॉड हुआ,
होम थिएटर का बॉक्स हुआ वो चिप। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा नगरी कोरबा में पुरानी बस्ती निवासी गीता देवी सिदार, जिनके पति का देहांत हो चुका है, 1 वर्ष से कैंसर से पीड़ित थीं, जिनका इलाज मेका हरा अस्पताल रायपुर में चल रहा था, जिनकी मृत्यु आज सुबह हो गई। मृतिका गीता देवी की अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार उनकी पुत्रियों द्वारा किया जाए। मां की इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी पुत्रियों ने मां के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। इस दुखद घटना के बाद सवाल यह उठता है कि इन बच्चियों की देखरेख और सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा। मम्मी का डेथ तो कैंसर से हुआ है और घर की स्थिति तो पहले से ज़्यादा बिगड़ गई है। अब जो है हम 4 बहन हैं और मेरी बड़ी दीदी है, और जैसे भी स्थिति है सब चल रहा है। और इस पर कुछ कहना नहीं है। ये हमारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी चारों बेटी उनको दाह संस्कार करे, इसलिए हमने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरा किया। और ये वो चाहती थी कि उनकी 4 लड़कियाँ उनके बेटे थे, इसलिए। शासकीय मानकों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के कोरबा में शासकीय महाविद्यालय मिनीमाता प्रांगण के 50 मीटर अंतर्गत देशी शराब दुकान का संचालन हो रहा है, और वहीं कुछ ही दूरी पर छात्रावास भी है, जहां आए दिन यहां की छात्राओं के साथ छेड़खानी किया जाता है, जिसे लेकर यहां की छात्राओं ने अपर कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपा है। अब सवाल यह उठता है कि छात्राओं के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द क्या कदम उठाए जाएंगे। ये भट्टी बनाना जब से परेशानी हो रहे हैं। किस तरह की परेशानी और किस तरह से हल्ला होता है? बच्चे लोग दौड़ जाते हैं देखने के लिए, झांक के देखते हैं ना, सुन नहीं पाते, विकलांग बच्चे हैं। ये भी सुनने को मिलता है कि रात भर उन लोग गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज तो होता है, तो भट्टी है तो गाली गलौज तो होना है 12 बजे तक। तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो भट्टी को हटाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? बच्चे हैं, छोटा विकलांग बच्चे हैं, ये भट्टी को हटाना एकदम ज़रूरी है। यहाँ हम लोग पढ़ाते रहते हैं, गाली गलौज होता है, बच्चे झाँकने की कोशिश करते हैं गाड़ी की आवाज़ सुनकर। जो बच्चे सुनते हैं वो बच्चे, और जो बोल नहीं सुन सकते वो बच्चे भी जानने की कोशिश करते हैं, झाँक के देखते हैं। हमको भी डर लगा रहता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, कभी उस दीवार की तरफ झाँक रहे हैं तो कोई भाई पिए हुए हैं, कोई इनको बुला लिया, तो बच्चे हैं चॉकलेट के बहाने से चले गए, उधर कोई ले जाएगा, तो हम इसको हटाना चाहते हैं। हमारे कोरबा ज़िले के एकमात्र शासकीय महाविद्यालय जो मिनी माता है, वहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे ही शराब का दुकान खुला हुआ है, जिसके बगल में एक छात्रावास भी है। तो हमारे जो छात्राएं हैं उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम अपने छात्राओं के लिए इतने दिन से जो सपना देखते आ रहे हैं कि छात्राएं सुरक्षित रहेंगी, तो वहाँ पे शराब दुकान खुलने के बाद हमको तो नहीं नज़र आ रहा है कि आप सुरक्षित रह पाएंगी। वहाँ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है कि शराब पी के कुछ लड़के या कुछ मवाली आते हैं और बहुत गाली गलौज गंदे टाइप की हरकत करते हैं, जिससे छात्राओं को और छात्रावास की बहनों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। INI न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।